और अब खबरें विस्तार से। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से विधायक श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने शानदार स्वागत किया। श्रीकांत शर्मा का चुनाव के दौरान रुकने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी थोड़े संकट में है और प्रचार की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र का। राजेंद्र, क्या उद्देश्य है इस वक्त श्रीकांत शर्मा का जहां पहुंचने का, जिस तरह से जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्ति की है, लेकिन उद्देश्य क्या है? विशाल, बिल्कुल यही हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुखराम चौधरी। दायित्व इनके कंधों पर है नगर निगम शिमला को जिताने का। मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से रहे हैं भाजपा की सरकार में, और इन्हीं से पूछते हैं। श्रीकांत शर्मा यहां पहुंच गए हैं, अब क्या लगता है? नगर निगम के चुनाव हैं और केंद्र से प्रभारी नियुक्त हो रहे हैं, क्या उद्देश्य प्रभारी को नियुक्त करने का रहा है? देखिए, नगर निगम का चुनाव शिमला का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 70 साल की आजादी के बाद पिछले 5 वर्ष में जो शिमला नगर निगम में विकास हुआ है, उसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, करोड़ों रुपया खर्च किया, नई टनल बनाकर दी, सड़कों का चौड़ा करना है, फुट ब्रिज नए बनाने हैं, पीने के पानी की समस्या के लिए 35 करोड़ की स्वीकृति है, काम चला है। तो ये सारी बातें हैं, हम चाहते हैं निरंतर चलना चाहिए, केंद्र से मदद मिलती रहनी चाहिए। तो अभी बिजली का बहुत काम हो रहा है, टेम्परेरी कनेक्शन थे बिजली के, उनको हमने रेगुलर किया है। पानी के कनेक्शन हमने उन घरों में भी करके दिए हैं। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर आप मीटिंग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज मीटिंग भी आपकी श्रीकांत शर्मा के साथ हुई, क्या कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ और आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में उनकी एब्सेंस में चुनाव प्रचार का भी अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्या कुछ रणनीति बनी? हाँ, अभी तो जनरल डिस्कशन हो रही है, क्या रणनीति बनती हो तो अभी भविष्य की बात है। चौधरी साहब, ये शिमला की जनता की अगर हम बात करें, उनकी आवाज की बात करें, ये कहा जाता है कि अगर भाजपा एकजुट हो जाए तो भाजपा को कोई नगर निगम में हरा नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा अलग अलग बिखरी हुई है, इस प्रकार से कोई जिता नहीं सकता। देखिए, भाजपा कोई बिखरी हुई नहीं है, सब नेता लगे हैं काम करने में। जहां जिसकी उपयोगिता सिद्ध होती है वहां उससे आग्रह करते हैं, वो वहां जाते हैं। एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। फूट तो कांग्रेस में है, इनके नेता लड़ रहे हैं, मंत्री लड़ रहे हैं, मेरा प्राय की बात हो रही है, सब लोगों को पता है। इसलिए हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की जो 4 महीने पहले की गारंटियां हैं, लोगों का विश्वास उठ गया कांग्रेस के ऊपर से, झूठी गारंटियां देती है कांग्रेस। भाजपा के भी जो पहले पार्षद थे या भाजपा के समर्थक थे, कुछ एक वार्ड में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मनाने का, उनसे बातचीत करने का कुछ चर्चा हुई? क्या ये प्रोसेस भी जारी है? हाँ, बिल्कुल चर्चा हो रही है, और अधिकतर लोग जो है फिर पार्टी के साथ चलेंगे। तो रणनीति क्या रहेगी? क्या कोई मैनिफेस्टो जारी करेंगे, कोई गारंटियां देंगे, कोई इस प्रकार से जनता से वायदे किए जाएंगे? हम मैनिफेस्टो लागू करेंगे, संकल्प पत्र, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और पूरे शिमला नगर निगम में जहां जहां जिसकी उपयोगिता सिद्ध होगी उसको वहां पर बुलाएंगे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी आएंगे, आदरणीय अनुराग जी भी आएंगे, सुरेश कश्यप जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, MP हैं इस संसदीय क्षेत्र के, सुरेश भारद्वाज जी हैं, जो भी प्रमुख नेता सभी को इस चुनाव में लग रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है शिमला नगर निगम के लोग पिछले काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। नगर निगम शिमला भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
तक राजेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जो आपने बातचीत की है। और जाहिर है कि शिमला नगर निगम का चुनाव अभी कहीं किसी नाक की लड़ाई से कम नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इस तरह से बीजेपी का अपने आप में आश्वस्त रहना भी बहुत बड़ी बात है। और आशा की जानी चाहिए कि जैसा आप बता रहे हैं कि 2-3 दिनों में वो ठीक भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो प्रभारी नए हैं उनसे भी पार्टी को ताकत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरे का आज तीसरा दिन। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का किया दौरा। करीब 1 घंटा एडवांस स्टडीज में रुकी राष्ट्रपति। ऐतिहासिक चित्र संग्रहालय, पुस्तकालय, संरक्षित कार्यालय और मुख्य भवन का भी किया दौरा। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम में मेजबानी रिसेप्शन की करेंगी मेजबानी। राज्यपाल, सीएम और मंत्री करेंगे शिरकत। सीपीएस, विधायक और आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा, और शिमला दौरे का आज तीसरा दिन है। वो 4 दिन के दौरे पर है, आज तीसरा दिन है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का उन्होंने दौरा किया। बताया जा रहा है करीब 1 घंटे तक वो एडवांस स्टडीज में रुकी रही, और राष्ट्रपति ऐतिहासिक चित्र संग्रहालय, पुस्तकालय, संरक्षित कार्यालय और मुख्य भवन का भी उन्होंने दौरा किया है। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम में मेजबानी करेंगे आज राष्ट्रपति, और राज्यपाल आज इस मेजबानी में राज्यपाल, सीएम और मंत्री करेंगे शिरकत। सीपीएस, विधायक और आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति के दौरे का आज तीसरा दिन है। कल उनका जो दौरा है वो 4 दिनों का दौरा है। रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधी जानकारी के लिए। रणवीर, आज तीसरा दिन रहा और दौरे का 1 दिन और बाकी है। ऐसे में आज के दौरे का मुख्य आकर्षण क्या रहा, और आज जो एट होम में जो मेजबानी है रिट्रीट में राष्ट्रपति निवास में, उसको लेकर क्या जानकारी है? ओके। तो आज अपने तीसरे दिन के दौरे के दौरान करीब 1 घंटे तक राष्ट्रपति जो है वो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में वो रही जब वहां का वो दौरा कर रही थी, और इस बीच उन्होंने आज मुख्य भवन का भी दौरा किया है। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम में मेजबानी करना है, रिसेप्शन की करेंगे मेजबानी। राष्ट्रपति रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। रणवीर, मैं आपके पास आना चाह रहा था, दौरा जो है राष्ट्रपति का आज तीसरा दिन था और 4 दिवसीय दौरा है, तो इस दौरे में आज दौरे का मुख्य आकर्षण क्या रहा, और आज जो रिट्रीट में जो मेजबानी है उसको लेकर क्या आज जानकारी मिल रही है? जी हाँ, देखिए, आज जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम था वो जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, यहाँ पर दौरा करना था राष्ट्रपति ने। जैसे कि सबको जानकारी है कि ये जो है पहले वाइस रिगर लॉज होता था, आज़ादी के बाद इसे जो राष्ट्रपति निवास के रूप में जो है इसे राष्ट्रपति निवास बनाया गया था। लेकिन बाद में जो है राधाकृष्णन, माफ कीजिएगा, बाद में जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन है उन्होंने जो है इसे शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। तो आज वहाँ का दौरा किया है। वहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारत है उसके अंदर लाइब्रेरी है और संग्रहालय है। वहाँ पर जो है वहाँ पर जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है, ना केवल रिसर्चर के लिए या दूसरे विजिटर्स के लिए, वो सारी उनका जो है उन्होंने अवलोकन किया है वहाँ जाकर, और वहाँ के स्टाफ से बातचीत की है, और इसको लेकर काफ़ी सारी तैयारियां वहाँ पर की गई थी। तो करीब 1 घंटा राष्ट्रपति वहाँ पर रुकी है। उसके बाद राष्ट्रपति वापस छराबड़ा गई हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति निवास है रिट्रीट। और जहाँ तक एट होम का सवाल है, देखिए, हर बार जब राष्ट्रपति यहाँ पर विजिट करते हैं तो एट होम का जो है आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और सीपीएस इसमें हिस्सा लेंगे और वहां पर मेजबानी
की जाएगी। एक परंपरा है यहाँ पर, जब भी राष्ट्रपति अपने दौरे को लेकर यहाँ पर शिमला में जब प्रवास के लिए आते हैं जी। जैसे परंपरा है कि गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं और देश में ये तीसरी जगह ऐसी है जहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो एट होम का आयोजन आज शाम 4 बजे का ये समय बताया गया कि 4 बजे एट होम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल भी शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री भी उसमें जाएंगे, उनके कैबिनेट के सहयोगी जाएंगे, कुछ सीपीएस और विधायक जाएंगे और एक तरह की ये हाई टी होती है और शिष्टाचार भेंट होती है राष्ट्रपति के साथ। कुछ डिग्निटरीज जो है मुलाकात करते हैं। तो ये आज जो है राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहने वाला है और कल राष्ट्रपति यहाँ से रवाना होंगी और आज ही इस पर भी चर्चा, ये जानकारी निकल कर आई है कि जो चर्चा इस पर भी हुई है कि राष्ट्रपति की दौरे के बाद ये राष्ट्रपति भवन जो रिट्रीट है छरावड़ा में, इसको जो है आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और न केवल आम जनता यहाँ पर जाकर जो है इस भवन को देख सकते हैं, इससे जुड़े इतिहास से रूबरू हो सकते हैं, बल्कि सैलानी भी यहाँ पर जा सकते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी ये एक बड़ी जो है सौगात यहाँ पर होगी। एक और डेस्टिनेशन यहाँ पर सैलानियों के लिए होगा। तो कुल मिलाकर आज ये भी पहले सूचनाएं आ रही थी कि शायद राष्ट्रपति जो है यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है झाकू मंदिर, शायद वहां का भी शायद कार्यक्रम, ऐसी जानकारी निकल कर आई थी कि शायद बन रहा था, लेकिन वो अभी तक की जो जानकारी है वहां पर राष्ट्रपति का दौरा नहीं हो पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गई है रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरे दिन के दौरे के हिसाब से उन्होंने तमाम जानकारी में मिल चुकी है। अब कल उनका आखिरी दिन रहेगा दौरे का। इसके साथ फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। सभी डेलीगेट्स ने चाय बागानों का दौरा किया। इस दौरान G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स ने कांगड़ा में तैयार होने वाली चाय को तोड़ने का अनुभव भी लिया और 8 प्रकार की कांगड़ा चाय की जानकारियां ली। मेहमानों को यहां कांगड़ा की स्पेशल टी ओलम चाय भेंट की गई। इसके साथ ही डेलीगेट्स कांगड़ा संग्रहालय का भी भ्रमण करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा है जब टी गार्डन में जो डेलीगेट्स आए थे। आज वो धर्मशाला
भ्रमण के दौरान वो टी गार्डन पहुंचे। वहां पर उन्होंने चाय की पत्तियों को तोड़ने का अपना एक तजुर्बा जो है वो देखा, किस तरह से चाय की पत्तियां वहाँ तोड़ी जाती हैं, कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर कैसे उन्हें फैक्ट्री में ले आकर प्रोसेस किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने खुद से मुशाहिदा किया, उन्हें देखा, एक्सपीरियंस किया। और ये जो हिमाचल की लोक संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है, उसका इन्होंने बाकी बहुत ही करीब से नज़ारा किया है। तो G20 सम्मेलन के तहत जो कई विदेशों के प्रतिनिधि हिंदुस्तान आए हुए हैं, तो G20 का सम्मेलन हिमाचल के धर्मशाला में हो रहा था और आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विचित्र, हमारे संवाददाता। विचित्र, जो चित्र हम देख पा रहे हैं वो बड़ा ही मनमोहक है। टी गार्डन में जो डेलीगेट्स आए हैं वो नजर आ रहे हैं, वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, पत्तियों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मैं चाहूँगा आप हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी दें कि इनका भ्रमण आज और कहाँ का होने वाला है। देखिए विशाल, निश्चित तौर पर जब ये डेलीगेट्स खास तौर पर जो है वो चाय के बागों में गए तो वहां जाकर उन्होंने जो है वो चाय की पत्तियों को चुना और काफी देर तक वहां पर रुके रहे, फोटो वगैरह उन्होंने खिंचवाए और बहुत सारी यादें जो वो अपने दिलो दिमाग में उन्होंने बसाई। और जैसे तस्वीरों के मार्फत भी वो उन यादों को लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बातचीत हमारी उनके साथ हुई है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत से डेलीगेट्स तो ये कह रहे थे कि इस तरह की सरजमी जो है हमने अपने क्षेत्रों में, यानी जहाँ से भी वो ताल्लुक रखते थे, वहाँ उस तरह से आबो हवा नहीं है, इस तरह का वातावरण नहीं है। और खास तौर पर क्योंकि G20 की मीटिंग ऐसी जगह पर हुई है जिसका मकसद ही जो है वो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उसकी इनोवेशन करना है, और वो सब वेन्यू धर्मशाला जैसी जगह पर हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज क्योंकि वो धर्मशाला के अलग अलग जगहों पे उनका सैर सपाटा जो है वो रखा गया था, और चाय के बागानों के बाद जो वो टी फैक्ट्री में गए वो लोग, वहां पर उन्होंने चाय की प्रोसेसिंग देखी, चाय की कुश्तियां भी ली। उसके बाद जो कला संग्रहालय में वो लोग आए, जो कांगड़ा का कला संग्रहालय है, यहाँ पर जो है वो सदियों पुरानी जो यहाँ नैनसुख जैसे महान चित्रकारों की जो चित्रकलाएं जो हैं, यहाँ पर तस्वीरें जो है यहाँ पर लगाई गई थी कला संग्रहालय में, उन्होंने उनको देखकर वो बहुत अभिभूत हुए, ओतप्रोत हुए। और उसके बाद जो है अभी फिलहाल वो तो जहाँ उनके रहने के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, जिस होटल में थे, वहाँ वापसी हुई है। अब उनका वहाँ पर लंच होगा। उसके बाद अगर वो चाहेंगे तो वो HPC जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा वो जहाँ पसंद करना चाहेंगे वहाँ उनको ले जाया जाएगा। और आज के दिन जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे धर्मशाला भ्रमण के लिए इनके लिए रखा गया है। और बहुत से डेलीगेट जो हैं वो आज वापसी भी करेंगे और कुछ डेलीगेट जो है वो कल जाने वाले हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र इस जानकारी के लिए। तो आज जिस तरह का ये भ्रमण हो रहा है और जैसे आगे और अभी कुछ कार्यक्रम जैसा अभी बताया विचित्र ने, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी जो है अच्छा मनमोहक ये तस्वीर। और जाहिर है कि अब चाय की प्रोसेसिंग को इतने करीब से उन्होंने देखा है, तो इसमें हिमाचल का भी जो अपना एक चाय, अब हिमाचल की चाय को IG टैग भी मिला हुआ है, तो ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि ये हिमाचल के लिए हर हाल में बहुत ही बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले डेलीगेट्स के दिन की शुरुआत योगाभ्यास से हुई। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से डेलीगेट्स जो आज जब सुबह जब वो जगे तो उसके बाद सबसे जो दिन की उनकी शुरुआत हुई है वो योगाभ्यास से हुई है। ये वो डेलीगेट्स हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो G20 सम्मेलन के लिए अलग अलग देशों से आए हुए हैं। इनमें विदेशी प्रतिनिधि भी हैं और देश के भी कई इसमें प्रतिनिधि हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। उनके साथ आज ये जो सम्मेलन हो रहा था, तो आज सुबह जो है जब दिन की शुरुआत हुई तो ये शुरुआत इस तरह से हुई कि सबसे पहले इन लोगों ने योगाभ्यास किया। तो G20 बैठक में सम्मिलित विदेशी मेहमानों के सम्मान में सुक्खू सरकार ने HPCA स्टेडियम में एक दिन पहले ही गाला डिनर का आयोजन किया था। इस मौके पर उन्हें हिमाचली परंपरा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने डेलीगेट्स को उपहार भेंट किए, जिसमें सरकार के डेलीगेट्स को हिमाचली टोपी, शॉल के अलावा कांगड़ा पेंटिंग्स देकर सम्मानित किया गया था। वहीं उन्हें पाइन निडल ईयर रिंग्स, किन्नौरी फ्लावर कोस्टर और देवी संस्कृति के प्रतीक मोहरों के साथ ही हिमाचली हस्तशिल्प उत्पाद ट्वीड टॉट बैग और जूट मैट उपहार में दिए गए।
गाला डिनर के दौरान विदेशी मेहमानों ने हिमाचल के लोकगीतों पर जमकर डांस किया। और अब बात हिमाचल के मौसम की। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया गया है और इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ बताई गई है। मौसम का ये बदला मिजाज 22 अप्रैल तक रहने वाला है और इसके असर से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। तो बर्फबारिश और बारिश के साथ साथ बर्फबारी हिमाचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई जगह बिजली गुल हो गई है तो कई जगहों पर भूस्खलन से मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश के चलते कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। किन्नौर से लाहौल तक बर्फबारी से आफत। अप्रैल में जनवरी फरवरी का एहसास। कहीं सड़कें बंद, कहीं बिजली हुई गुल। आमतौर पर ऐसा नजारा जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिलता है, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज से हिमाचल में अप्रैल का महीना भी आफत बन गया। ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं। यहां मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी ने जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत जमा ली है। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश और बर्फबारी हो रही थी और पिछले 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते घाटी के जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके साथ साथ घाटी के कई इलाकों में जो बिजली व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, जिसके चलते जो है सामान्य जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। पारा -10 डिग्री नीचे चला गया है। सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों का चलना मुश्किल है। लिहाजा केलांग डिपो से बस सेवा बंद कर दी गई है। दारचा शिंकुला रोड फिर से बंद हो गया है। वहीं रोहाली नामक स्थान पर भूस्खलन के चलते तांदी से किल्लाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जो लाहौल स्पीति के जो 3800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और लोगों और स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों और निम्न तापमान वाले इलाकों में से वहां पर जाने से बचने की सलाह दी गई है और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ भी सफेद हो चुके हैं। सबसे ऊंचाई पर बसे गांव छितकुल, राक्षस और नसंग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहां आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में पिछले कई घंटे से हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश का असर धर्मशाला में G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम पर भी पड़ा। साथ ही धर्मशाला में CM सुक्खू का वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया जिसमें वे 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने वाले थे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा और किन्नौर से अरुण नेगी के साथ प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।